आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ के आर्थिक पक्ष का, आर्थिक स्थिति का, आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। और इसी टॉपिक के तहत, आर्थिक जीवन के तहत हमने कृषि और पशुपालन के बारे में अध्ययन कर लिया है। और इसी आर्थिक जीवन में तीसरा बिंदु है उद्योग धंधे। आर्थिक जीवन में तीसरा बिंदु लेते हैं जिसका नाम है उद्योग धंधे। तो आइए, यहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे या यहाँ के निवासी कौन कौन सी धातुओं से परिचित थे, इनके बारे में देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति। और इसी आर्थिक जीवन में तीसरा बिंदु है यहाँ के उद्योग धंधे। उद्योग धंधे यहाँ के लोगों को धातु का ज्ञान था, इसलिए इस काल को धातु का युग भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों को धातु का ज्ञान था, जैसे इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तांबा, टिन, सोना, चांदी आदि के बारे में इनको जानकारी थी, लेकिन इन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए, यहाँ के निवासियों को धातु का ज्ञान था। यहाँ के निवासियों को धातु का ज्ञान था और यहाँ के निवासी तांबा, टिन, कांसा, सोना, चांदी आदि से परिचित थे। लेकिन याद रखना है, यहाँ के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ये हमें याद रखना है, इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार यहाँ कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे, जैसे हम बात करें कपड़ा उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा उद्योग प्रचलित था और कपड़ा उद्योग में सूती व ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ कपड़ा उद्योग प्रचलित था। सूती और ऊनी, मुख्य रूप से कौन कौन से वस्त्र? सूती और ऊनी वस्त्र। इसी प्रकार नंबर 2, सीप उद्योग। सीप उद्योग मुख्य रूप से लोथल और बालाकोट में प्रचलित था। इसके प्रमुख केंद्र हैं लोथल और बालाकोट। नंबर 3, मणका उद्योग यानी मणके बनाने के कारखाने। मणके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। मणके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार मृदभांड उद्योग। मृदभांड उद्योग की बात करें तो यहाँ के निवासी चाक और हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक व हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
और मुख्यतः लाल रंग के बर्तन बनाते थे। मुख्य रूप से लाल रंग के बर्तन बनाते थे। इसी प्रकार शंख, सीप व हाथी दांत से वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुएं बनाई जाती थी। तो यहाँ के उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ के निवासियों को धातु का ज्ञान था। तांबा, टिन, कांसा, सोना, चांदी आदि से परिचित थे, लेकिन यहाँ के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि हमें यहाँ से तलवार के अवशेष भी नहीं मिले। कपड़ा उद्योग, सूती और ऊनी, सीप उद्योग कहाँ का प्रचलित था? लोथल और बालाकोट। मणका उद्योग, मणके बनाने का कारखाना लोथल और चनूदड़ो। मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन हैं वो चाक और हाथ से निर्मित हैं, और इसमें मुख्य रूप से किस प्रकार के कलर का प्रयोग किया गया? लाल रंग का। और यहाँ के निवासी शंख, सीप व हाथी दांत से वस्तुएं बनाते थे। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ का व्यापार वाणिज्य कैसा था? व्यापार कौन कौन से देशों के साथ होता था? आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था। जल एवं थल यानी स्थल एवं जल के माध्यम से व्यापार होता था। जैसे प्रमुख बंदरगाह की बात करें अपन, लोथल, सुतका गैंडोर, सोतका कोह है, अल्लादीनो, डाबरकोट, प्रभास पाटन, ये प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। और कौन कौन से देशों के साथ व्यापार होता था? आइए इसके बाद हम आर्थिक जीवन में बात करते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य, इसमें चौथा बिंदु है व्यापार वाणिज्य। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए ये जो व्यापार संतुलन है ये हमारे पक्ष में था। दोस्तों ये याद रखना है, जो व्यापार संतुलन है वो हमारे पक्ष में था, अर्थात सर्वाधिक फायदा सिंधु निवासियों को हुआ। तो व्यापार संतुलन की बात करें, व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। और यहाँ के लोगों का जो व्यापार है, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी आदि देशों से मुख्य रूप से व्यापार हुआ करता था या व्यापार किया करते थे। तो आइए पहले फैक्ट देखते हैं अपन। व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार करते थे। यहाँ के निवासी आंतरिक और बाह्य व्यापार करते थे। जल एवं स्थलीय व्यापार होता था। तो व्यापार का माध्यम जल भी था, यानी बंदरगाह भी थे, और स्थल के माध्यम से भी व्यापार होता था। जैसे प्रमुख बंदरगाह की बात करें, प्रमुख बंदरगाह जिनके माध्यम से जलीय व्यापार होता था, इसमें है लोथल, प्रभास पाटन, सोतका कोह, सुतका गैंडोर, डाबरकोट,
और अल्लादिनो। ये प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के, लेकिन मुख्य बंदरगाह कौन सा माना जाता है? लोथल। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम व्यापार की बात करें, मुख्यतः मेसोपोटामिया, मिस्र एवं फारस की खाड़ी से व्यापार करते थे या व्यापार होता था। मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और मिस्र देश से व्यापार किया जाता था। उदाहरण के लिए इसमें आप उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए नंबर 1, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया की जो मोहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नंबर 2, लोथल से फारस खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है। लोथल से फारस खाड़ी की मोहर मिली है। और नंबर 3, लोथल से ही मम्मी का मॉडल। तो मम्मी का मॉडल ये कहाँ की विशेषता है? मम्मी मिस्र की विशेषता। तो इन उदाहरणों से हम अनुमान लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इन 3 देशों के साथ मुख्य रूप से सिंधु निवासियों का व्यापारिक संबंध था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया की मोहर, लोथल से फारस खाड़ी की मोहर, इसी प्रकार लोथल से ही मम्मी का मॉडल जो मिस्र देश की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों इन तीनों उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी के देशों के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में था। आंतरिक बाह्य व्यापार करते थे, जल एवं स्थलीय व्यापार होता था। ये प्रमुख बंदरगाह थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अभिलेख है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख, जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। 2350 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख से भी हमें व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से हमें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। दोस्तों एक अभिलेख है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख। देखिए, सारगोन अभिलेख और ये 2350 ईसा पूर्व का अभिलेख है। 2350 ईसा पूर्व का अभिलेख है और मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, इस अभिलेख से पूर्व के साथ व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। तो पूर्व के साथ होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। पूर्व के साथ होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख में 3 नामों का उल्लेख है। दोस्तों इस अभिलेख में 3 नामों का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं देखिए।
एक शब्द है मेलुहा। एक कौन सा शब्द है? मेलुहा। एक है दिलमुन और एक है माकन। इन तीनों का अर्थ मेलुहा सिंधु सभ्यता, मेलुहा का अर्थ किससे लगाया गया है? सिंधु सभ्यता। दिलमुन इसका अर्थ लगाया गया है बहरीन से, और माकन इसका अर्थ लगाया गया है मकरान तट से। तो इसमें इस सारगोन अभिलेख में 3 नामों का उल्लेख है और इन तीनों के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। इन तीनों के साथ मेसोपोटामिया का व्यापार होता था। जैसे जो दिलमुन है ये बहरीन है, ये फारस की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में है। इसी प्रकार ये जो मकरान तट है ये पाकिस्तान में है। मकरान तट कहाँ है? पाकिस्तान में। इसी प्रकार ये जो बहरीन है, बहरीन को हाथियों का देश और उगते हुए सूर्य का देश भी कहा गया है। बहरीन को हाथियों का देश और उगते हुए सूर्य का देश भी कहा गया है। तो दोस्तों सारगोन अभिलेख 2350 ईसा पूर्व का है, मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। इससे हमें पूर्व के साथ होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है और इसमें 3 नामों का उल्लेख है, जिसमें एक है मेलुहा सिंधु सभ्यता, दिलमुन बहरीन फारस की खाड़ी में, एक है माकन मकरान तट पाकिस्तान में। ये जो बहरीन है, बहरीन को हाथियों का देश और उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया के कुछ शहर हैं जहाँ से हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया के कुछ शहर हैं जहाँ से हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। जैसे हम बात करें नोट उर किस हमा नेपुर। मेसोपोटामिया के कुछ स्थान है, शहर है उर किस हमा नेपुर। यहाँ से हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हड़प्पा कालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो सारगोन अभिलेख से भी हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ का इन तीनों के साथ व्यापारिक संबंध था। मेलुहा सिंधु सभ्यता, दिलमुन बहरीन फारस की खाड़ी में है और बहरीन को हाथियों का देश तथा उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ के निवासी कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे। एक बार इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, सेल खड़ी पत्थर बलूचिस्तान और राजस्थान से। सेल खड़ी पत्थर यहाँ के निवासी कहाँ से आयात करते थे? बलूचिस्तान राजस्थान से। लाजवर्द बदख्शा अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी राजस्थान से। टिन और चांदी अफगानिस्तान ईरान से। टिन और चांदी कहाँ से मंगवाते थे? अफगानिस्तान व ईरान से। लाल गोमेद कश्मीर काठियावाड़ गुजरात। फिरोजा ईरान से। और सोना दक्षिणी भारत अर्थात कर्नाटक ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये आपको 2-4 बार आप रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। सेल खड़ी पत्थर बलूचिस्तान राजस्थान, लाजवर्द मणि बदख्शा अफगानिस्तान और तांबा खेतड़ी राजस्थान से। टिन और चांदी अफगानिस्तान ईरान से। लाल गोमेद कश्मीर काठियावाड़ से। फिरोजा ईरान से। सोना दक्षिणी भारत
ईरान और अफगानिस्तान से निर्यातित वस्तुएं कौन कौन सी, यानी कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे? हाथी दांत की वस्तुएं, कपास, अनाज, सीप और मणके। हाथी दांत की वस्तुएं, कपास, अनाज, सीप और मणके, इनका ये लोग निर्यात करते थे। तो आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगे। तो एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं मोहर। सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत मोहर हैं। तो मोहरों के बारे में मैं यहाँ कुछ से जो फैक्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ से लगभग 2500 मोहर प्राप्त हुई हैं। यहाँ से लगभग 2500 मोहर प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक संख्या में बात करें तो मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। लेकिन सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें, इनके ऊपर लिखा हुआ है अभिलेख युक्त मोहरें, हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मोहर। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित हैं। ये जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित हैं। मोहर, देखिए इनके बारे में सामान्य जानकारी फैक्ट हैं, याद हो जाएंगे। आप कोशिश करना, बार बार रिवाइज करना इनको। सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? मोहर, सेल खड़ी पत्थर से निर्मित, ये जो मोहरें मिली हैं ये सेल खड़ी पत्थर से निर्मित हैं। इसी प्रकार लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक संख्या में, यानी सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सर्वाधिक संख्या यानी कुल मोहर लगभग 2500 प्राप्त हुई हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर, अभिलेख युक्त मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। दोस्तों, ये दोनों लाइनें अलग हैं। सर्वाधिक अभिलेखीय युक्त यानी लिखा हुआ है, ये मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। और सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इसी प्रकार सर्वाधिक अंकित पशु, मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु कौन सा है? एक श्रृंगी बैल। यहाँ की मोहरों पर सर्वाधिक कौन से पशु की आकृति बनी हुई है? एक श्रृंगी बैल। इसी प्रकार मोहरों की आकृति कैसी है? कौन कौन सी आकृतियों की मोहरें प्राप्त हुई हैं? जैसे बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार। मोहरें कौन कौन सी आकृति की मिली हैं? बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार। सर्वाधिक संख्या में कौन सी मोहरें मिली हैं? वर्गाकार। सर्वाधिक संख्या में कौन सी मोहरें प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से।
इसी प्रकार लोथल से बटन के आकार की मुहर मिली है, बटन के आकार की मुहर मिली है। और नंबर 2, गोरिल्ला व बारहसिंगा की आकृति की मोहर मिली है। एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर का अध्ययन कर रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत अगर पूछा जाता है तो मोहर है, क्योंकि यहाँ से हमें लिखित सामग्री के प्रमाण नहीं मिले हैं। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित जो मोहरें थी उनका निर्माण कौन से पत्थर से होता था? सेल खड़ी पत्थर से। लगभग यहाँ से 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक संख्या की बात करें तो मोहनजोदड़ो, और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरों की बात करें हड़प्पा। सर्वाधिक अंकित पशु मोहरों पर सबसे ज़्यादा कौन से पशु का अंकन किया गया है? एक सरंगी बैल, एक सींग वाला बैल, और मोहरों की आकृति बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, और सर्वाधिक संख्या में कौन सी मोहरें हैं? वर्गाकार। और लोथल से बटन के आकार की मोहर मिली है। गोरिल्ला और बारहसिंगा की आकृति वाली मोहर भी लोथल से प्राप्त हुई है। तो ये है मोहर का टॉपिक, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम सिंधु लिपि की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? उस लिपि का नाम क्या था? सिंधु लिपि। देखिए दोस्तों, सिंधु लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, यद्यपि वेडेन नामक विद्वान ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु जो लिपि है उसमें मूल चिन्ह 64 हैं और अक्षर 250 से 400 हैं। मूल चिन्ह इसमें 64 है, अक्षर 250 से 400, और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु लिपि में सर्वाधिक मछली का अंकन मिलता है। लिपि में सर्वाधिक मछली का अंकन मिलता है। इसी प्रकार ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो सिंधु लिपि की बात करें, इस लिपि को पढ़ा नहीं गया। वेडेन ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था। वेडेन नामक विद्वान ने सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। इस लिपि को, सिंधु लिपि को किस किस नामों से जाना जाता है? देखिए, बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक, और गोमुत्रिका लिपि। सिंधु लिपि को अन्य नामों से भी जाना जाता है, बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक और गोमुत्रिका लिपि। यानी इस प्रकार से लिपि है ये। तो इसे भाव चित्रात्मक, बुस्ट्रोफेदन अथवा गोमुत्रिका लिपि कहा जाता है। और दाएं से बाएं लिखी हुई है, और इस लिपि में मूल चिन्ह
64 हैं और इस लिपि में कितने अक्षर हैं? 250 से 400। मूल चिन्ह है 64 और अक्षर कितने हैं? 250 से 400। इसी प्रकार सर्वाधिक मछली का अंकन हुआ है। सर्वाधिक अंकन मछली का हुआ है। इस लिपि में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? मछली का। और इस लिपि में यू, अंग्रेजी का जो यू अक्षर है उससे संबंधित सर्वाधिक अक्षर मिलते हैं, तो इसमें यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम सिंधु लिपि की चर्चा कर रहे हैं। इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है क्योंकि हमें यहाँ से साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। यद्यपि लिपि तो मिली है लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया। वेडेन ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु लिपि को बुस्ट्रोफेदन, भाव चित्रात्मक गोमुद्रिका लिपि कहा जाता है। दाएं से बाएं लिखी हुई है, ये दाएं से बाएं लिखी हुई है। उसमें मूल चिन्ह 64 हैं और अक्षर हैं 250 से 400। सर्वाधिक लिपि में अंकन मछली का हुआ है। इसी प्रकार और अंग्रेजी के कौन से अक्षर का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है? यू अक्षर का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसका लास्ट और अंतिम पार्ट है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता का अलग अलग प्रकार से पतन बताया है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम बिंदु है, अंतिम पार्ट है। इसके पतन के कारण, सिंधु सभ्यता के पतन के कुछ कारण हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सर्वप्रथम बात करें हम जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बना। इस मत के प्रवर्तक या समर्थक टी.एच. लेम्ब्रिक के अनुसार सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जनसंख्या वृद्धि था। जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन। जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन। भूकंप के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, एम.आर. साहनी और राइक्स। मलेरिया रोग, के.यू.आर. केनेडी। हमने मोहनजोदड़ो जब स्थल का अध्ययन किया वहाँ भी मैंने बताया था कि केनेडी ने यहाँ के कंकालों से मलेरिया की जानकारी प्राप्त की थी। आर्यों का आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। क्योंकि इसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे जिसके निर्माता आर्य होंगे। और बार्ड, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, एस.आर. राव। नदियों का सूख जाना, माधव स्वरूप वत्स। प्रशासनिक शिथिलता, सर जॉन मार्शल। दोस्तों ये सिंधु सभ्यता के पतन के कारण है। टी.एच. लेम्ब्रिक के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पतन का कारण बना। अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन सभ्यता के पतन का कारण बना। एम.आर. साहनी और राइक्स, इनके अनुसार भूकंप इस सभ्यता के पतन का कारण बना। के.यू.आर. केनेडी के अनुसार मलेरिया रोग। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का आक्रमण। और अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, एस.आर. राव के अनुसार बार्ड। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाना, नदियों का सूख जाना। और प्रशासनिक शिथिलता, सर जॉन मार्शल। दोस्तों ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक। और आप निरंतर वीडियो देखते रहें। दोस्तों ये पहला प्रयास है क्योंकि हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक आधार तय किया है क्योंकि जैसे पटवार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह, रेलवे पुलिस वगैरह सभी में इंडियन हिस्ट्री आती है। लेकिन राजस्थान पुलिस और पटवार में इंडिया के अलावा राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति भी आती है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि हम एक टॉपिक राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का और एक टॉपिक भारतीय इतिहास का पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों ये पहला प्रयास था। आप अगर वीडियो सही ढंग से देख रहे हैं या इनके नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ये टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम इस मैटर में यानी केवल जो फैक्ट हैं, जो आप केवल फैक्ट चाहते हो वो फैक्ट बता दिए जाएंगे। अगर आपको इसी प्रकार से समझ में आ रहा है तो आपको इसी डिटेल से आगे भी निरंतर इसी गति से आगे बढ़ते रहेंगे। आप रेगुलर अध्ययन करते रहें। आप अलग अलग नोट्स बना लीजिए, अलग अलग 2 रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें एक राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति हो जाएगा और एक भारतीय इतिहास। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें। आप इस टॉपिक को देखने के बाद सिंधु सभ्यता का ये लास्ट 7वां टॉपिक 7वां वीडियो होगा, तो आप निरंतर वीडियो देखें और कमेंट ज़रूर करें आपको समझ में आया नहीं आया। अगर आपको इस प्रकार का या इतना गहरा या इतना डिटेल से समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पटवार पुलिस से SSC GD वगैरह के लिए ही वीडियो तैयार करना है, फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो इसमें हम केवल फैक्ट हैं उनका ही अध्ययन कर लेंगे। तो आप निरंतर वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।